कि आजकल दो टाइप की एस्ट्रोलॉजी चल रही है। एक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरी चल रही है तंत्र मंत्र से रिलेटेड। ज्योतिष तो एक ही है, हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है वो कैसे बनाई जाती है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस राशि पे था वैसी हमको चंद्र राशि मिल गई। 2 घंटे के आसपास का एक टाइम पैरामीटर होता है, उसके आधार पे हमको लग्न कुंडली मिलती है। जो लग्न है ना वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रह हमारी शक्ति है, तो एक्टिव करने के लिए कोई रेमेडी आपके पास हो तो वो जरूर बताइए। सबसे अच्छा तो ये है ना कि शुक्र मतलब आकर्षण, और सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो माता लक्ष्मी का है। साढ़े साती को लेकर लोग इतना डरते क्यों हैं? कहा गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबसे ज्यादा जिससे लोग डरते हैं वो है राहु। राहु समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए एक समझ लीजिए देव है या दानव है। राहु व्यक्ति को हार नहीं मानने देते। मेरे को एक नाम यहाँ पे आ रहा है, रणवीर अलाहाबादिया जी, है ना जी। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? आप अनिल अंबानी को लेके बात कर सकती हैं। बीच बीच में आप देखती हैं अडानी के साथ भी यही चीजें होती हैं। हाँ, विजय माल्या ने को भी बर्बाद करने वाले राहु हैं। उसी प्रकार रणवीर इलाहाबादिया के भी कुंडली में राहु के प्रभाव के कारण ये अवस्था पैदा हुई। सबसे पहले वो क्या कर रहे थे, एक अच्छा कंटेंट लोगों को दे रहे थे। जब वल्गैरिटी मतलब समझ लीजिए उससे टच को मेरठ का जो सौरभ हत्याकांड है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साढ़े साथी दोनों में से किसी की जाती हुई अवस्था में थी, तो वो एक आप समझ लीजिए महाअपराध करा के गए हैं और भीषण दंड भी देके। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हमने समझा है रियल एस्ट्रोलॉजी को। रियल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आज के पॉडकास्ट में। और साथ ही साथ काफी फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर भी हमने बातचीत करी है, उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका नाम है ना, डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी, तो ये कितने नाम है ये जानना चाहती हूँ पहले मैं। देखिए, नाम तो एक ही है मेरा। हाँ जी। लेकिन ये है कि राजवीर मेरा निक नेम है। हाँ। और कुंवर हर्षित मेरा ऐसे ऑफिशियल नेम है। ऑफिशियल नेम है। अच्छा, तो आपने उसको मिक्स करके इतना बड़ा नाम बना दिया है। जी। चलिए, मुझे लगा इसके पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या मतलब ये है ना कि जैसे कि हमारा जो ऑफिशियल नेम होता है उसके साथ जैसे निक नेम बहुत लोग अलग रखते हैं, लेकिन हमारा ये था कि चलिए तीनों का एक साथ कॉम्बो हो गया है, समझिए मिक्स हो गया है। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे ना ये जानना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि आजकल दो टाइप की एस्ट्रोलॉजी चल रही है। अगर हम यूट्यूब पे भी देखें या अदर चैनल्स पे भी देखें तो आजकल 2 टाइप की एस्ट्रोलॉजी चल रही है। एक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरी चल रही है तंत्र मंत्र से रिलेटेड, है ना। तो कौन सी एस्ट्रोलॉजी पे आपका सबसे ज्यादा बिलीव है? देखिए, वास्तविकता में हम देखें तो ज्योतिष तो एक ही है, हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जो वेदों का मुख्य अंग है, छठा अंग जिसको कहते हैं नेत्र के रूप में, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। बाकी ये जो तंत्र मंत्र की मतलब विधाएं हैं, ये विधाएं हैं, ये भाग हैं समझ लीजिए। तो ये प्रक्रिया में आते हैं, ये अभिचार में आते हैं। जो अभिचार के 6 अंग हैं ये उसमें आता है। एस्ट्रोलॉजी का जो मूल है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, हाँ। जैसे पहले के टाइम की अगर बात करें तो हर घर में एक कहते हैं ना कि एक एस्ट्रोलॉजर फिक्स होता था, वो कुंडली देखता है, फिर वो बताता है, विश्लेषण करता है ना। तो ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेन स्ट्रीम में आता है ना। लेकिन जो आज के टाइम पे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं तंत्र मंत्र के ऊपर, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके जन्म के समय के आधार पे जो ग्रहों की गणनाएं होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं, उसके माध्यम से जो आपको कुंडली प्राप्त होती है वो आपके जीवन की हर घटना को बताती है। साथ ही साथ आपका स्वभाव कैसा होगा,
आपका व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी यात्रा जीवन की कैसी जाएगी, आपका भाग्य कैसा है, आपके कर्म कैसे होंगे, आपका समाज में ऑरा कैसा होगा, वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी बताती है। ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष में जो हमको कुंडली प्राप्त होती है, ग्रह नक्षत्रों की अवस्थाएं प्राप्त होती है, वो हमारे जन्मांतर के कर्मों के आधार पे, पुण्यों के आधार पे, और वर्तमान जो हमारा जन्म है उसमें हम कौन से कर्मों की तरफ जाएंगे, वो हमको प्राप्त होता है। अदर देन हम जब बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, हाँ जी, वो लाभ को, स्वार्थ को अपने हृदय में रखते हुए, स्वार्थ के भाव से वो मतलब अभिचार में जा रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो क्रियाएं हैं, अभिचार है, वो कर्म में आते हैं। और जो कि वास्तव में कहते नहीं है कि कर्मास बैक करते हैं। हम अगर सत्कर्म करेंगे उसका हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे, हम अगर कुकर्म करेंगे या कोई ऐसे कर्म में हम संलिप्त होंगे तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकता। तात्कालिक लाभ हमें किन्हीं चीजों से मिल सकता है, लेकिन वो जीवन पर्यंत का लाभ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल जी। अभी जैसे आपने बोला कि जब हमारा जन्म होता है ना, तब ये निर्धारित हो जाता है कि हमारा व्यक्तित्व और हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी, है ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कुंडली है वो कैसे बनाई जाती है, मतलब चंद्र होती है एक और एक सूर्य के आधार पे होती है ना, तो किस आधार पे माननीय होती है? देखिए, सर्वप्रथम हमको ये देखना होता है कि हमारा जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है। अच्छा। उस नक्षत्र के आधार पे ही हमारी सारी चीजें फलित होती हैं, सारी चीजें हमारी निर्धारित होती हैं। अब जैसे मानिए किसी व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था तब उसका जन्म हुआ, तो केतु की महादशा से उसके जीवन की यात्रा का आरंभ होता है। और आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन पर जीवन पर्यंत केतु का प्रभाव होता है। अच्छा। वो मतलब कहीं ना कहीं विरक्तता से, आध्यात्म से, मोक्ष की तरफ, और केतु के जितने सारे समझ लीजिए रहस्य हैं उनसे उसका जुड़ाव जीवन पर्यंत होता है। इसीलिए इसको रहस्यवादी विद्या भी कहा गया है, पराविद्या भी कहा गया है। अच्छा। इसका मुख्य आधार यही है। और उसके आधार पे जैसे आपने कहा कि एक हो गई हमारी चंद्र कुंडली, एक हो गई हमारी सूर्य कुंडली। तो देखिए, चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि पे रहता है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस राशि पे था वैसी हमको चंद्र राशि मिल गई। दूसरा ये अवस्था होती है कि जो सूर्य होता है वो 1 माह एक राशि पे होता है, तो उसके आधार पे हमको सूर्य राशि या सन साइन हमको मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमको लग्न मिलना। हमको लग्न कौन सा मिला है, जो कि मात्र 2 घंटे के आसपास का एक टाइम पैरामीटर होता है। उसके आधार पे हमको लग्न कुंडली मिलती है और वो सूर्य से देखी जाती है। तमाम आज के समय में थोड़ा भागदौड़ कहते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी जल्दी जल्दी हमको चीजें जाननी है, जल्दी जल्दी समझना है, तो लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आपका समझ लीजिए जन्म होता है तो उस समय देखा जाता है कि आप सूर्य किस दिशा में है, सूर्य कौन सी अवस्था में है। अब जब सूर्य उदय होता है उस समय लग्न का उदय होता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम के, आपके शो के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं, जैसे किसी भी जातक का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हुआ तो सूर्य उसको लग्न में मिलेगा, प्रथम हाउस में। और अगर 8 से 10 में हुआ तो सूर्य द्वादश हाउस में चला जाएगा, 12वें भाव में। और उसी से बढ़ते बढ़ते जैसे मानिए 3 से 5 बजे का उसका जन्म हुआ है, अपराह्न का, दोपहर का, तो उसके 9वें भाव में सूर्य मिलेगा। ये अवस्था होती है कि सूर्य समझ लीजिए अपनी धुरी पे जैसे घूमता है वैसे ही लग्न के 12 भावों में विचरण करता है, और दूसरे दिन प्रातःकाल वो फिर हमारे लग्न में आ जाते हैं, तन में आ जाते हैं जी। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे 3 बजे से 5 बजे के बीच जिन जातकों का जन्म होता है तो सूर्य 9वें भाव अर्थात धर्म भाव में होता है, और वो व्यक्ति धर्म से कनेक्ट जरूर होगा जी। और मानिए प्रातःकाल जन्म हुआ है तो उसमें अंदर एक समझ लीजिए प्रकट की भावना होगी, उसके अंदर मतलब शुरुआत करने की भावना होगी, हर एक विषय का वो जन्मदाता होगा। सूर्य लग्न में होता है तो कहते नहीं है कि वो नवीन विचारों का स्वामी है, ये अवस्था है जी। आप इसको कैसे को रिलेट कर रहे हैं, मतलब जैसे सनराइज होता है इस तरीके से आप उसी प्रकार से सन जैसे राइज होता जाता है 6 बजे प्रातःकाल, जैसे 5:45 पे 6 बजे सूर्य समझ लीजिए उदय होता है, बस उसी प्रकार हमारी कुंडली में भी सूर्योदय होता है।
जी बिल्कुल। अभी हम लग्न की बात करें या ग्रह नक्षत्र की बात करें तो लग्न और ग्रह नक्षत्र दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, लग्न हमको समय के आधार पर प्राप्त होती है। हाँ, और ग्रह नक्षत्र भी समय के आधार पर जरूर प्राप्त होते हैं। हाँ। लेकिन ग्रह नक्षत्रों की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे मानिए शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान होता है, तो उस समय समझ लीजिए जब भी हमारा जन्म होगा तो वो 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर रहेगा, लेकिन जो लग्न है वो 2.5 घंटे में बदल जाती है। ओके। ग्रह की जो राशि है की ड्यूरेशन कम है। ओके। और ग्रहों की अपने अपने आधार पे, जैसे शनि की 2.5 वर्ष सबसे अधिक है, इसी प्रकार जो राहु केतु है 1.5 ईयर है, और जैसे कि जुपिटर है उसका 1 ईयर है। ओके। ऐसे सूर्य का 1 मंथ है। और एक बहुत बड़ा समझ लीजिए ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा बिंदु है, पॉइंट है कि जो सूर्य है उसके आसपास ही बुध और शुक्र रहते हैं। बुध कभी भी सूर्य से एक राशि दूर नहीं जा पाता है, या तो उसके आगे होगा या उसके पीछे होगा या उसके साथ होगा। इसी प्रकार शुक्र है वो 2 राशि से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, या तो उससे 2 राशि पहले होगा, 2 राशि बाद होगा, या उसके साथ होगा। ये दोनों ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। अच्छा, तो जैसे हमारी आजकल आप देखेंगे हर जगह ग्रहों को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही है ना, शनि केतु राहु शुक्र शनि है ना, सब ये सब बातें हो रही हैं। तो लेकिन इसमें लगन का कितना महत्व है? लग्न जो है व्यक्ति का स्वभाव देता है, प्रकृति देती है, उसका शरीर देता है, उसका मस्तिष्क देता है। मतलब लग्न का मतलब ही यही है कि व्यक्ति के भीतर जो भी गुण है वो लग्न दे रही है। मानिए शनि से संबंधित लग्न है उसकी, मकर या कुंभ, तो व्यक्ति शनि प्रधान होगा। अब उसकी कुंडली में शनि नीच का हो, उच्च का हो, स्वराशित हो, वो सेकंड मैटर है। जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम है सोच मैटर्स, वैसे ये मैटर बाद में है। सबसे पहले आपका पूनम जी का व्यक्तित्व सामने आ रहा है। करेक्ट। वो मतलब किस प्रकार से चीजों को मतलब मेन स्ट्रीम में लेके आ रही हैं। इसी प्रकार जैसे मानिए किसी व्यक्ति की सिंह लग्न है, सिंह नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति मतलब दहाड़ने वाला होगा। व्यक्ति के सामने सभी लोग दबेंगे। व्यक्ति मतलब राज करने की भावना रखता होगा अपने हृदय में। उसका स्वामी सूर्य है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका मान सम्मान जी, उनकी राज करने की भावना, उनकी प्रकृति। इसी प्रकार जैसे बुध की लग्न हमको मिलती है, या हमको कन्या लग्न मिल गई, या मिथुन लग्न मिल गई, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी वाणी, उनकी बुद्धि, उनकी क्रियाशीलता। ऐसे व्यक्ति हर एक चीज को कैलकुलेटिव मतलब नेचर के होते हैं, कैलकुलेशन करके चलते हैं। वो व्यक्ति में मतलब चीजों में और वातावरण में सुधार करने की भावना रखते हैं। मेरा मानना है कि आप भी बुध से ही रिलेटेड हैं। आपकी भी जो अवस्था है वो मरकरी से ही रिलेटेड है। आपकी जो जन्म लग्न कुंडली है तो उसमें मरकरी बहुत समझ लीजिए ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ओके। आपने कुंडली अभी कहीं दिखाई है अपनी? हाँ, मैंने दिखा रखी है जी, बट मेरा जो लग्न है वो सिंह है। सिंह लग्न है। हाँ। लेकिन बुध आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे सिंह लग्न है तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन हुआ? बुध हुआ। अच्छा। और वाणी का लॉर्ड, तो वाणी से आप जो है बुध की प्रकृति आपने समझ लीजिए प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए आप इस क्षेत्र में भी आई। जी बिल्कुल। बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत कैलकुलेटिव बोलना, हर चीज में सुधार करना, ये आपकी प्रकृति है। अच्छा। मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम हमारी आपकी वार्ता हो रही है। हाँ जी। आपने अभी हमको बताया, तो आप स्वतः ये चीज देखिए, जो जीवन में हमारी कुंडली दिखा रही है वही व्यवस्थाएं, वही व्याख्या हमको देखने को मिलती है। अभी मुझे आपकी बातचीत से एक चीज समझ आ रहा है कि जो लग्न है ना वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, वो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? और जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ग्रह हमको हमारी शक्ति है। ओके। ग्रह हमारी शक्ति है। हाँ। जैसे किसी की भुजा में ताकत है, हाँ जी। किसी के मस्तिष्क में है, हाँ। और किसी के वाणी में प्रभाव है। तो इस प्रकार से ग्रह हमारी शक्ति है। अच्छा। हमको कितने शक्तिशाली ग्रह मिले हैं। जैसे मानिए किसी का सूर्य बहुत अच्छा मिला है, 15 अप्रैल से उसका 15 मई के बीच का जन्म है, तो सूर्य उसको उच्च का मिलेगा। ये भी मतलब एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो सूर्य है वो मीन राशि पे रहता है।
इस समय जितने भी लोग होंगे वो मीन राशि पे रहेगा। फिर उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि पे अर्थात मंगल की राशि पे जाके विराजमान हो जाते हैं। ओके। हमारी मतलब समझ लीजिए संस्कृति में मकर संक्रांति सभी लोग जानते होंगे। जी बिल्कुल। तो मकर संक्रांति किस डेट के आसपास होती है? तो 14 जनवरी या तो 15 जनवरी। तो मकर में सूर्य मतलब जो है वो प्रवेश करते हैं, संक्रांत करते हैं। आप समझ गए यहाँ से? तो जब भी सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब संक्रांति होती है। वहीं से ये अवस्था पूरी चलती जाती है। क्या हम अपने व्यूवर्स के लिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं? लाइक मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना, आपने बोला वो हमारी शक्ति का काम करते हैं, है ना, तो क्या हम 1 बाय 1 एक प्लैनेट को उसकी शक्ति के साथ में क्लियर कर सकते हैं, सो दैट हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा? निश्चित तौर पे। देखिए, जैसे कि हम काल पुरुष की कुंडली से यहाँ पे व्याख्या करते हैं। काल पुरुष की कुंडली अर्थात समय की कुंडली। हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट है। लाल किताब सभी लोग जानते होंगे। बिल्कुल। लाल किताब जो है वो काल पुरुष की कुंडली पे ही आधारित है। उसमें ये अवस्था है कि मेष लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली है। तो अब जैसे किसी व्यक्ति की मेष लग्न है तो उसका जो प्रभाव होगा वो मंगल का होगा, सेनापति का होगा। वो समझ लीजिए एक डिक्टेटरशिप जैसे होता नहीं, तानाशाह का व्यक्तित्व होगा उसका। अब हमको व्यक्तित्व तो वैसे मिल गया, हमको ग्रह की अवस्थाएं कैसे मिल रही हैं? तो मानिए एक व्यक्ति को बुध बहुत अच्छी पोजीशन में मिला है, तो व्यक्ति शरीर से ज्यादा कार्य नहीं करेगा। वो मतलब प्रयास करेगा, हम अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी वाणी से बुद्धि के जितने भी क्षेत्र हैं, बुद्धि के जितने भी तत्व हैं, उससे वो व्यक्ति अपने जीवन की कार्य मतलब शैली को, अपनी क्रियाशीलता को आगे बढ़ाएगा। अपने जो जीवन में उसका ज्यादा प्रभाव होगा, बुद्ध के तत्वों का, बुद्ध के कारकत्वों का ज्यादा प्रभाव होगा। इसी प्रकार मानिए किसी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो सूर्य का मतलब ही है मान सम्मान। सूर्य का मतलब ही है व्यक्ति में शासन की भावना। तो ऐसा व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं शासन तंत्र से जुड़ा होगा, राजनीति से जुड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति कोई बड़े पदाधिकारी पद से, सरकारी कार्य क्षेत्रों से जुड़ा होगा। इसके साथ साथ जैसे हम चंद्रमा, किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली है और उसमें चंद्रमा बहुत पावरफुल पोजीशन में जाके बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति मनोबली होगा, मन से बली होगा और मनमौजी स्वभाव का होगा। उसको किसी प्रकार की रोक टोक बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार से ये हमारे जैसे 3 ग्रहों की व्याख्या हो गई। अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है शनि की बात करते हैं। जी। शनि देव जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में स्वराशिस्त या उच्च के होते हैं, स्वराशिस्त सभी जान रहे हैं, मकर और कुंभ, और उच्च का अर्थात तुला राशि में, तो ऐसा व्यक्ति कर्म योगी होता है। मतलब उसके जीवन में भाग्य, वो कहता है कि नहीं, भाग्य जो है वो सेकंड थिंग है, सबसे पहले मेरे कर्म है। वो किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, कुछ भी उसके सामने समस्या आ जाए, वो कर्म का दामन नहीं छोड़ता है। ये काल पुरुष की कुंडली से हम मैच कर सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 10th हाउस है, हमारे कर्मों का स्वामी, वो शनि है। बिल्कुल। इसी तरह हमारी एस्ट्रोलॉजी डिफाइन होती है। शनि तो वैसे भी कहते हैं कि कर्म का स्वामी है। तो वो काल पुरुष की कुंडली में कर्म का स्वामी है। इसी आधार पे बताया गया कि वो कर्मों का स्वामी है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो समय के बाद ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो इसका मतलब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एस्ट्रोलॉजी है। सृष्टि की उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि जब समय होगा तभी तो सृष्टि की उत्पत्ति होगी। और जब समय की उत्पत्ति हुई तो उसकी कुंडली बनी। जैसे हमारी आपका जन्म हुआ तो हमारी आपकी प्रकृति निकल के आई। बिल्कुल। जन्म समय हमारा निकल के आया, उसके आधार पे सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वो जो है वो काल पुरुष की कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के जीवन में। उससे मैच करके हम सारे ग्रहों की व्याख्या, सारी भावों की व्याख्या, महादशा, दशा, सबकी व्याख्या निकालते हैं। अच्छा, ओके। इसी प्रकार जैसे हमने और 4 ग्रहों की व्याख्या करी दी है। शुक्र, शुक्र जो व्यक्ति को डिजायर देता है, शुक्र जो है वो उत्पत्ति देता है। बगैर स्त्री के जन्म लग्न कुंडली में शुक्र की अवस्था अगर अच्छी नहीं है तो वो जो है मतलब समझ लीजिए जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसी प्रकार पुरुष की जन्म लग्न कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जीवन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो नवजीवन की उत्पत्ति के लिए शुक्र महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है,
शुक्र स्वराशि है या उच्च का है, ऐसे व्यक्ति में आपने देखा होगा कि वो ब्रांड के प्रति, वो लग्जरी के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और जब आपका आकर्षण किसी चीज के प्रति होता है तो वो जो समझ लीजिए गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, उससे कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है और वो आकर्षण, वो डिजायर आपकी स्वतः फुलफिलमेंट होने लगती है, वो फुलफिल होने लगती है आपकी डिजायर। ये अवस्था है। बट आज के टाइम पे शुक्र किसी का अच्छा हो नहीं हो, लेकिन सबको एक्टिव जरूर करना है अपना शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिव करने के लिए कोई रेमेडी आपके पास हो तो वो जरूर बताइए। सबसे अच्छा तो ये है ना कि शुक्र मतलब आकर्षण। हाँ। और सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो माता लक्ष्मी का है। हर व्यक्ति माता लक्ष्मी के प्रति सर्वाधिक आकर्षित है जी। तो अगर आप नियमित माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, श्रीम 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 मंत्र की चैंटिंग करते हैं या माता लक्ष्मी का कोई भी पाठ आप करते हैं तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको लाभ देगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब पूजा पाठ करने में अक्षम है या नहीं कर पाते हैं, वो सिनेमन का यूज करें। जो दालचीनी आती है, सिनेमन, उस पाउडर को या तो अपने साथ रखें या उसकी स्टिक को अपने साथ रखें, कहीं ना कहीं शुक्र उनका अच्छा होगा। परफ्यूम का यूज करें, एक मतलब निश्चित आप जो भी फ्रेग्रेंस चाहते हैं उसका परफ्यूम अपने साथ रखें और उसको दिन में 2 बार 3 बार यूज करें। आप देखिए कहीं ना कहीं आपके भावों में स्वतः परिवर्तन आ जाएगा और आपके लाइफ में शुक्र अच्छा हो जाएगा, धन की वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि शुक्र को लेके जैसे काफी लोग कहते हैं कि इत्र का यूज करें, है ना। सिनेमन कैसे कोरिलेट करता है मतलब शुक्र से? जैसे आपने अभी सिनेमन का जिक्र करा, वो कैसे कोरिलेट करता है? देखिए ये औषधियां हैं। जब हमारे नक्षत्रों से औषधियों का मतलब कहते नहीं है, नक्षत्र भी प्रकृति की एक वो है, उत्पत्ति है। इसी प्रकार से ये जो औषधियां हैं वो भी प्रकृति की ही उत्पत्ति है। तो जैसे जितने सारे नक्षत्र हैं, जैसे 27 नक्षत्र हैं, सबका अलग अलग मतलब जुड़ाव है औषधियों के साथ। जैसे मानिए किसी भी व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र है या केतु ग्रह उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो वो कुचला की जड़ अपने पास रखे। या शनि किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो शमी के वृक्ष में आप सभी जानते होंगे कि दीपक जलाए या शमी की लकड़ी अपने पास रखे। ये औषधि है, वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। जैसे हमारे आसपास कोई पॉजिटिविटी वाली चीज होती है, पॉजिटिव वाइब्स हमको देती है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए लाभकारी हो जाती है। ये एक एटमॉस्फेयर चेंज करेगी, माइंडसेट चेंज करेगी, वो स्वतः वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं और उससे कनेक्टिविटी बन जाती है। मतलब हर एक ग्रह को कोई ना कोई औषधि रिप्रेजेंट करती है। ओके, चलिए, बहुत एक नई बात पता चली है और काफी इंटरेस्टिंग है। आगे हम बात करते हैं, जैसे आज के टाइम पे जो शनि है, कह रहे हैं कि शनि अभी कन्वर्ट हुआ है, उसमें ट्रांजिट हुई मीन राशि, तो 7.5 का भाव है ना। बाकी मेष राशि वाले जातकों की 7.5 प्रारंभ हुई। ओके तो 2025 में शनि का क्या रहेगा वो बताइए थोड़ा। देखिए हमको यहाँ पे ये देखना है, ये एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं, ये रहस्य विद्या है और ये पराविद्या है। तो इसमें हमको ये देखना है शनि कहाँ गए। शनि गए हैं गुरु की द्वितीय राशि मीन राशि पे। गुरु का स्वभाव कैसा है? गुरु का स्वभाव स्वाभिमानी है, धार्मिक है, उसके साथ साथ गुरु का स्वभाव ज्ञान का है। तो जिन भी व्यक्तियों का ज्ञान से अटैचमेंट है, ज्ञान में मतलब लिप्त है, ज्ञान प्रक्रिया उनकी मतलब जुड़े हुए हैं उससे, उसके साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उसके साथ साथ जो व्यक्ति स्वाभिमानी थे, कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा था, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, शनि देव उनका कल्याण करने के लिए आया। राशि उनकी कोई भी हो, ऐसे व्यक्तियों का जो शनि जो है कर्म देखते हैं, और सारे ग्रह तो आपके भाव, आपकी अन्य अन्य चीजें देखते हैं, लेकिन शनि जो है वो कर्म प्रधान है। शनि कर्म के देवता है, शनि न्याय के देवता है। तो शनि जब 29 मार्च को ट्रांजिट हुए हैं मीन राशि में, तो ऐसे जितने भी जातक हैं उनका शनि उद्धार करेंगे। और वो व्यक्ति जिनका शनि खराब चल रहा हो, जिनकी 7.5 आ गई हो, वो सभी धर्म से जुड़ जाए, ज्ञान से जुड़ जाए, माता सरस्वती की पूजा करना प्रारंभ कर दे। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं, चाहे जितने भीषण दोष उनकी कुंडली में उपस्थित हो, वो सभी दोषों की शांति हो जाएगी स्वतः। जैसे मैं 7.5 की बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, 7.5 को लेके लोग इतना डरते क्यों हैं?
कि मतलब 7:30 आ गई है तो थोड़ा सा एक भय का माहौल बन जाता है। अब 7:30 एक छोटा पीरियड तो है नहीं, बिल्कुल 7.5 वर्ष निकालना, तो उसके लिए मतलब आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि एक तो डर का माहौल क्यों है और अगर डरे नहीं तो क्या करें। देखिए, इसके पीछे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए ये बात आपको बताऊंगा कि क्या है 7:30 और कैसा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर डालती है। देखिए, 7:30 कब बनती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है जी। आपका चंद्रमा जिस राशि में है, हाँ जी, उस राशि से एक भाव पहले, एक राशि पहले या एक राशि बाद, यह चंद्रमा के साथ जब शनि देव आते हैं तब 7:30 का निर्माण होता है, 7:30 बनती है। अब चंद्रमा की प्रकृति क्या है, कोई रोक टोक नहीं, मनमौजी, क्योंकि वो मन का कारक है, मनोरंजन का कारक है। अब एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अगर जो है वो मनोरंजन कर रहा है, खेलकूद कर रहा है और एक टीचर उसके सामने आके बैठ जाए तो उसके सामने कैसी मतलब स्थिति उपस्थित होगी। वो मतलब बिल्कुल एक जगह जाके बैठ जाएगा कि अरे मेरे टीचर आके बैठ गए, अब मुझे वो कहीं पनिश ना कर दें या कहीं कुछ ऐसा ना कर दें। तो शनि एक टीचर की भांति है, वो जब चंद्रमा के आसपास आते हैं तो मन भयभीत हो जाता है, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 7:30 जब आपके जीवन में आई है तो शनि के तत्वों के ऊपर कार्य करें, शनि की प्रकृति के ऊपर कार्य करें। शनि की प्रकृति क्या है, अनुशासन है, न्याय है, कर्मयोग है, ये शनि की प्रकृति है। शनि यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति न्यायवादी हो, न्याय की भावना रखे, अनुशासित हो, नियम से अपना काम करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। और उसके साथ साथ शनि का जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कर्मयोग का। जैसे आपने देखा होगा अर्जुन एक कर्मयोगी की भांति थे, तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनके रथ की धुरी थामी थी, स्वयं ब्रह्म ने उनके रथ की धुरी थाम ली थी। इसी प्रकार जब ये अवस्था आएगी तो 7:30 संपूर्ण जीवन का सबसे अच्छा समय व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि हमारी मनोस्थिति हुई है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जब आप मन से भयभीत हो जाते हैं, कहा गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आप मन से ये हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरे लिए चैलेंजिंग टाइम पीरियड है, इस समय तो मुझे नई नई चीजें सीखनी है, अच्छे कर्म करने हैं, और क्या मुझे 6 घंटे मेहनत करता था, व्यायाम करता था 2 घंटे, आज समय 4 घंटे करूंगा। बिल्कुल, आप स्वतः देखिए, आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हो वो खुद ये चीज ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 43 डेज तक ये इम्प्लीमेंटेशन करके देख लें। अभी तो मेष राशि वालों की 7:30 प्रारंभ हो गई ना, वो अनुशासन कर मतलब अपने जीवन में बना के देख ले, 7.5 वर्ष उनके उपलब्धि के हो जाएंगे जी। ये है, ये इसीलिए मैं बार बार ये चीज कोट कर रहा हूं, रहस्य विद्या, परा विद्या, जिसको हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, जब इसको डिकोड हम कर ले जाएंगे निश्चित तौर पे हमको लाभ होगा। मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जैसे मेरे को कहा गया था कि आपकी 7:30 चल रही है, बट मेरे लिए वो जो टाइम पीरियड था ना वो इतना अच्छा था, मतलब ये बात मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि जब शनि जा रहे थे तो मुझे लगा क्यों ही जा रहे हैं बिकॉज उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में, बट वो एक ऐसा होता है ना कि वो एक लाइफ लेसन की तरह आ रहे थे, अचीवमेंट देके चले गए। करेक्ट, कि वो मतलब मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी हुई उस टाइम पीरियड में, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आई, मुझे बहुत सारे लोगों का पता चला कि कौन मतलब मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बोला कि शनि टीचर हैं, बिल्कुल वही भाव मेरे मन में था कि वो ही इज अ टीचर, मतलब मैं उनको पिता की तरह ले रही थी कि ही इज अ गॉड फादर जो आए कुछ टाइम के लिए हमारी लाइफ में, लेकिन वो 7:30 में जो उन्होंने बिगेस्ट चेंजेस लाए ना लाइफ में, तो वो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल था। तो मुझे तो यही लगता है कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए, जैसे ये आपने प्रैक्टिकल किया अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इस लेसन को आपने जिया है, आत्मसात किया है, तो आप इसके ऊपर मतलब पूरी तरीके से विश्वास कर रही हैं। मेरा कहना यही है कि भाग दौड़ में मत रहिए। जो लोग भी आजकल जैसे बहुत शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, आपका जन्म ही 9 माह में होता है, एक दिन में नहीं होता है जी। आप अपनी जीवन की जो एजुकेशन है वो जब 18-20 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब पूरी करते हैं। तो शनि का भी यही प्रकृति है,
वो शनै शनै शनैचरा शनै शनै, हाँ, जो मतलब शनि देव है वो बहुत धीरे धीरे चीजें करते हैं लेकिन मजबूत करते हैं। yes. इसीलिए जो लोहे में शनि का वास बताया गया है, हाँ, लोहा सबसे मजबूत धातु है जी। ये सारी चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से। yes. जब हम इनके डीप में जाएंगे तो हमको एक बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज हमारे जीवन को रूपांतरित करेगी जी। ये चीजें हैं, ये रहस्य हमारी समझ लीजिए सनातन विद्या का, ये हमारी संस्कृति का है, ये हमारे वेदों का रहस्य है। सर, तो यहाँ पे मेरे को मेरठ का जो सौरभ हत्याकांड है जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुस्कान और साहिल की बात, देखिए मैंने उनकी कुंडली तो नहीं देखी, लेकिन मैं अपने विवेक से और अपने एस्ट्रोलॉजी की गणना के माध्यम से ये निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि जो ये मुस्कान लड़की है या जो मतलब सौरभ हो साहिल हो, वो उनके जीवन से राहु और शनि की कनेक्टिविटी थी। साढ़े साथी दोनों में से किसी की जाती हुई अवस्था में थी, तो वो एक आप समझ लीजिए महाअपराध करा के गए हैं और भीषण दंड भी दे के गए। इन दोनों ने अपराध किया, तुरंत ही दंड भी मिल गया जी। बिल्कुल, ये चीजें होती हैं। मानिए जैसे भाई आपने शनि आपका योग कारक है और आपने खराब कर्म कर दिए, ये शनि आपका खराब चल रहा है और आपने खराब कर्म कर दिए, वो फिर तुरंत आपका चैप्टर ही क्लोज कर देगा। अब आप देखिए उनका किसी प्रकार से कोई आगे जीवन का कोई रास्ता नहीं बचा। छल भी किया उन्होंने, धोखा भी दिया, और हमारी चूंकि सनातन संस्कृति में पति को कहते नहीं है स्वामी भगवान की संज्ञा दी गई है, आप अपने भगवान से ही आपने छल कर दिया जी। तो आपको क्या मिला आप सभी देख रहे हैं। हाँ। उनके माँ बाप भी उनके विरोध में हैं, बिल्कुल सारा समझ लीजिए देश आक्रोशित है। हाँ जी। इसी वजह से लोभ के मतलब समझ लीजिए भाव में आके, और जो वो उनका जो कृत्य था वो धर्म संगत नहीं था। अगर आपको मतलब नहीं रहना था साथ में तो आप विवाह विच्छेद कर सकते थे, अलग हो सकते थे। हाँ। आपने किसी की हत्या कर दी, इतना संगीन अपराध कर दिया, तो ग्रहों ने तुरंत दंड दिया। शनि ने कुंभ राशि से हटते हटते सौरभ कुंभ राशि, देखिए उसके साथ मतलब इन्होंने गलत किया, उधर मुस्कान और उधर साहिल को समस्या मिली जी। ये चीजें आज का जो टाइम है, हम इस डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ऐसे तो राहु सर्वप्रथम ही रहेगा, सर्वप्रथम है भी जी। बिल्कुल, आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल मैं देख रही थी कि जियो प्लस हॉटस्टार है ना, ये दोनों एक होके काम कर रहे हैं अभी। तो क्या अंबानी जी का राहु बहुत स्ट्रांग है कि उन्होंने पूरे इसको मतलब टेक ओवर कर रखा है? जी निश्चित तौर पे। देखिए अंबानी जी की कुंडली हो या नीता अंबानी की कुंडली, सबसे ज्यादा उसमें रोल जो है वो नीता अंबानी की कुंडली का है। ओके। नीता अंबानी जी की कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। उनकी धनु लग्न है। ओके। जो भी काम करती है वो धर्म संगत, क्योंकि धनु जो है वो राशि वो गुरु की राशि है। और वो जो भी काम करती होंगी, आपने देखा होगा वो आईपीएल में भी बैठी रहती है तो वो पूजा पाठ और मंत्र मतलब लगातार चैंट करती रहती हैं। वो अपने देखिए अभी उन्होंने अपने छोटे पुत्र का विवाह किया, सारे देश के धर्माधिकारियों को, धर्माचार्यों को उन्होंने आमंत्रित किया। ये उनकी समझ लीजिए स्ट्रेंथ है। कली काल में भी वो धर्म के साथ है, इसीलिए वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी की जब से शादी हुई है तब से उनका समझ लीजिए राइजिंग पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, डाउनफॉल नहीं आया को बार। उसी जगह आप अनिल अंबानी को देख लीजिए, उनका जो है डाउनफॉल मतलब समझ लीजिए लगातार आता रहा। हाँ। जबकि एक समय अनिल अंबानी अच्छी हैसियत पे थे जी। तो उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो नीता अंबानी की कुंडली का है, और दोनों का ही राहु बहुत स्ट्रांग है जी। हाँ, बिकॉज आने वाले जो बिजनेसेस है वो भी कहीं ना कहीं राहु को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जितना भी है देखिए टेलीकम्युनिकेशन से ही उन्होंने ग्रोथ की है जी। उसका कारक राहु है। हर एक चीज उनकी जैसे शो ऑफ होती है। एक तरफ अडानी जी का भी देखिए वो गुप्त तरीके से कार्य चल रहे हैं, वो मतलब मेन स्ट्रीम में आके नहीं हो रहा है। लेकिन अंबानी जी के जितने भी समझ लीजिए बिजनेस है, हाँ। वो चाहे मतलब समझ लीजिए जियो उन्होंने अपना किया, हाँ। उसके पहले भी जो भी वो चीजें करते रहे हैं वो सब राहु से प्रेरित हैं और राहु से कनेक्टिविटी उनकी बनी हुई है, और इसीलिए वो राइज करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए राहु और धर्म का जुड़ाव, वो धर्म से भी लगातार जुड़े हुए हैं, धर्म विमुख नहीं हुए वो जी। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल को अभी आप कैसे लेते हैं?
देखिए आईपीएल जैसे कहते हैं ना, क्विक गेम है, 2020 कह सकते हैं हम लोग। जी। तुरंत जो है लाखों लोगों से कनेक्ट होता है और समझ लीजिए 20 ओवर 40 ओवर में सारी लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन बढ़ा के और लाखों करोड़ों को उदास और खुश करके चला जाता है। ये कार्य राहु का है। राहु का यही कार्य है कि वो समझ लीजिए सडन चीजें करते हैं। अब एक जो है स्टार बनता है यशस्वी जायसवाल, वो तुरंत पता चला आया और आईपीएल से फेमस हो गया। बिल्कुल, हाँ। तिलक शर्मा, तमाम ऐसे हैं। देखिए आपने पांड्या वगैरह जो बंधु हैं वो भी आईपीएल से ही उठे। तो जिन जिन का राहु मजबूत था उनको फेम, नेम और ग्लैमर दे के चला गया। यहाँ से जितने भी आईपीएल में देखा होगा, तमाम हमारे क्रिकेट जगत की जो मतलब हस्तियां हैं वो समझ लीजिए राइज की हैं। और वो गेम भी है सडन का। हाँ, तुरंत पता चला मुंबई इंडियंस उठ गई, कभी राजस्थान रॉयल्स उठ गई, कभी आरसीबी। लेकिन आरसीबी का राहु जो खराब, उसको जो है लगातार आप देखती होंगी कि वो जीतते जीतते हार जाती है। और अभी तक ये अवस्था नहीं बनी कि वो जीत सके। तो उनको अपना राहु ठीक करना चाहिए जी। एज अ टीम उनको अपने राहु पे काम करना चाहिए। उनको, हमको लगता है जिस समय उस टीम का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय ग्रहण की अवस्था चल रही थी। तो आरसीबी वाले सुन ले, अपने ग्रहण दोष की शांति करा ले। ओके। तो अभी क्या लगता है आपको, आईपीएल कौन जीतेगा? देखिए वैसे तो मंगल का वर्ष है। और मुंबई इंडियंस के चांसेस बन रहे हैं। मतलब जीतने को। और बाकी ये है कि रजिस्ट्रेशन से पता चलेगा कि किसकी कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है, किसकी कुंडली में जो है लग्नेश की दशा चल रही है, या कौन सा जो है जो टीम है वो कौन से अच्छे ग्रह लेके आई है। जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आईपीएल कोई जीते ना जीते, अंबानी जी तो काफी पैसा लेके जाएंगे आईपीएल से। जी। गज केसरी योग के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या हम कुछ एग्जाम्पल्स के तहत समझा सकते हैं कि किस निश्चित तौर पे। देखिए गज केसरी चूंकि दोनों ग्रह ऐसे हैं जो मतलब कहते नहीं है कि मतलब धर्म से जुड़े हुए हैं। वो मतलब कभी बहुत जो है अलग तरीके से जाके काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक फेमस सेलिब्रिटी रही है माधुरी दीक्षित, कौन नहीं जानता होगा, ब्यूटी क्वीन कह दे उनके बारे में, या मतलब जो भी शब्द कहें, उन्होंने बहुत जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया तो बड़े सम्मान के साथ काम किया है। और उनका नाम भी एक समय बहुत समझ लीजिए ऊंचाई पे था। उसी के साथ साथ जैसे स्मृति ईरानी को आप जाननी होंगी, उनकी भी जन्म लग्न कुंडली में गज केसरी योग पड़ा हुआ है। और एक समय वो वीमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनी, महिला कल्याण मंत्रालय भी उनके पास था जी। और एक्ट्रेस भी रही और भारतीय जनता पार्टी में एक रोल मॉडल के तौर पे उभरी। तो ये चीजें होती हैं। जब आपकी जन्म लग्न कुंडली में कोई योग बनता है तो इसका मतलब वो आपको लाभ देगा, वो आपको पहचान देगा, वो आपको पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान और सुखमय जीवन देगा। आपकी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति भी कराएगा। देखिए माधुरी दीक्षित ने समझ लीजिए इस इंडस्ट्री से हट के शादी की जी। हाँ। डॉक्टर नेने से। जी बिल्कुल। काफी टाइम तक उन्होंने अपनी समझ लीजिए फैमिली लाइफ भी समझ लीजिए हैप्पी लाइफ गुजारी। हाँ। आप देखते होंगे बहुत से सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, डाइवोर्स हो गया, दूसरे से कनेक्टिविटी बन गई या कुछ हो गया, उनका देखिए हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है उनकी। ये चीजें है जी बिल्कुल। इस योग का ये सबसे ज्यादा महत्व है। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अभी हम जैसे मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट में काफी सारे आप सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत बात करते हैं, है ना? तो आप अब हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट में भी कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में आप बताइए कि उनका कौन सा लगन और कौन सा ग्रह उनके साथ में काम कर रहे हैं जिस वजह से वो एक राइजिंग फेज में है। जी देखिए, एक तो जैसे सेलिब्रिटियों की जो सेलिब्रिटी है, हाँ। एक हमारी अंबानी परिवार की बहू, मैं भी उनको सेलिब्रिटी ही मानता हूँ क्योंकि देखिए सडन कुछ कम उम्र में भी उनका कितना ज्यादा वैश्विक स्तर पे नाम हो गया। और जब उनकी शादी हुई उससे पहले ही समझ लीजिए संपूर्ण विश्व के लोग उनको जानने लगे। जी बिल्कुल। राधिका मर्चेंट अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके जो है जन्मलग्न कुंडली में चतुसागर नामक राजयोग है। अच्छा। ये मतलब समझ लीजिए एक स्पेसिफिक राजयोग है, चतुसागर नामक राजयोग। जब आपके जन्म लग्न कुंडली के जो केंद्र भाव होते हैं उन चारों भावों में ग्रह जाके विराजमान हो जाते हैं तो चारों दिशाओं से आपको ख्याति प्राप्त होती है। महात्मा गांधी के भी चतुसागर राजयोग था। अच्छा। महात्मा गांधी को पूरे वैश्विक स्तर पे लोग जानते थे, सम्मान करते थे। बिल्कुल। और अंबानी परिवार की जो बहू है राधिका मर्चेंट अंबानी, उनको भी आप देखिए कि मतलब वो
अच्छी मतलब उनकी भाषा है, अच्छा मतलब समझ लीजिए संस्कार है, पूजा पाठ में हर जगह नजर आती हैं और सबको सम्मान देती हैं। ये योगा समझ लीजिए आपके जीवन में इस तरीके से कार्य करते हैं। Okay. इसी प्रकार हम बात करेंगे जैसे विराट कोहली की, वो भी एक सेलिब्रिटी है और उनकी वाइफ एक अनुष्का शर्मा, आप जानती हैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी रह चुकी हैं। हाँ। तो इसी प्रकार विराट कोहली के भी ये समझ लीजिए राजयोग पड़ा है कि उनके भाग्य का स्वामी और उनके दसम भाव 10th हाउस मतलब कर्म का स्वामी जाके विश फुलफिलमेंट भाव एकादश भाव में जाके विराजमान हो गया है। Okay. तो वो जो मतलब समझ लीजिए राजयोग बनता है, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग इसको बोलते हैं। धर्म का स्वामी और कर्म का स्वामी जब किसी जगह जाके एक साथ युति करता है, यही राजयोग अखिलेश यादव की भी कुंडली में है। अच्छा, ये समझ लीजिए लीलाएं होती हैं, ये समझ लीजिए कुंडली की योगों की महत्वता है और हमारे जीवन में ये समझ लीजिए साक्षात है। जितने भी लोगों की कुंडली में कोई योग है तो वो निश्चित तौर पे उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ कर दें, वो योग फलित हो जाएगा। उसको ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे मेरे को एक नाम याद आ रहा है, कंगना रनौत के बारे में अगर हम बात करें जी, तो उनका भाग्य कैसा है? देखिए भाग्य तो उनका भविष्य तो उज्जवल है। आपने देखा भी है कि कई सारी हिट फिल्म्स भी दी उन्होंने। उसके बाद जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तो भी अपनी समझ लीजिए पहली बार में वो MP बन गई। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है और मतलब कंट्रोवर्सी से उनका बहुत ज्यादा समझ लीजिए तालमेल है। जैसे उनके 7th हाउस जो रिलेशनशिप कहते हैं उसमें चंद्रमा बैठा है। Okay. चंद्रमा जब भी आपके जिस भाव में बैठता है तो वहां जो है स्थिरता नहीं देता है, चंचलता देता है। जितने भी रिलेशन उनके रहे आपने देखा है चंचलता रही उसमें, क्योंकि चंद्रमा 7th हाउस में है। 7th हाउस रिलेशनशिप का भाव है। उसी के साथ साथ कर्म के भाव में उनका राहु बैठा है। जैसे मैंने बार बार राहु का महिमा मंडन किया है, सभी लोग देख रहे होंगे कि ये भी राहु प्रधान व्यक्ति है, इसीलिए राहु की बार बार मतलब समझ लीजिए महिमा गान कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनके 10th हाउस में राहु, सूर्य और जुपिटर साथ में बैठा है। और उनके हंस नामक पंच महापुरुष योग है। ये क्या होता है? हंस नामक मतलब वो बृहस्पति से बनता है। बृहस्पति जब अपनी राशि या उच्च पे जाके केंद्र भाव 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में जाके विराजमान होता है तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज में जाना जाता है। कंगना रनौत स्टेटमेंट के माध्यम से ज्यादा जानी जाती है। बिल्कुल भाई, ब्यूटी क्वीन है तो है ही। हाँ। बुध उनकी मतलब समझ लीजिए मिथुन लग्न है तो सौंदर्य तो उनको मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वाणी से बहुत कुछ अर्जित किया है। और साथ ही साथ उनके शत्रु उनके आगे टिकते नहीं है। उनके 6th हाउस में जाके सैटर्न बैठ गए। तो ये भी बहुत बड़ा समझ लीजिए एक कह सकती है कि रीजन है। और 6th हाउस के जो लॉर्ड है वो उनके मंगल है। और देखा होगा आपने, जब भी कोई शत्रु उनके ऊपर कोई ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं और ज्यादा राइज करती हैं। ये है कुंडली की महत्वता उनके। जी, तो उनकी शादी का योग कब का है? देखिए रिलेशन तो टिकने से रहे तो मुझे तो लगता है कि उनको तो है जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। अच्छा जी, ओके। ये कंगना जी को भी जान लेना चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने मन भी बना लिया है। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि मन भी बना के बैठी हैं कि वो जानती हैं कि रिलेशनशिप में स्थिरता मेरे नहीं रहने वाली। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है उनकी कुंडली की जो 10th भाव में राहु, सूर्य और गुरु है तो वो बेबाक है जी। मतलब वो चीजों से समझौता करने में अक्षम है। जैसे एक व्यक्ति होते हैं जब कोई रिलेशन को आगे बढ़ाना होता है तो समझौता करना जरूरी होता है जी, बिल्कुल। तो वो मतलब समझ लीजिए समझौता करना उनको नहीं आता है। स्थितियों से, परिस्थितियों से, संबंधों से हाँ। वो समझ लीजिए समझौता नहीं कर सकती हैं। तो इस कारण से जहां तक उनसे पूछेगा अगर कोई व्यक्ति तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये मन बना के रखा होगा कि मुझे सिंगल लाइफ जीनी है। चलिए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि वो शादी करें जी हमारी शुभकामनाएं है। हाँ और वो अपने 7th हाउस का उपाय करें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके जी। तो वो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, शायद यहाँ पर भी उनको सक्सेस मिले। बिल्कुल। क्या आपने कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली देखी है? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये निश्चित है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो संचित कर्म है उसके साथ साथ क्रियामान बड़े स्ट्रांग है। और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सिद्धि
धर्म के चरणों में जाके बैठ जाती है, तो वो प्रसिद्धि का रूप ले लेती है, क्योंकि उनके पास सिद्धि है, बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे उनके ऊपर कृपा है उनके गुरुदेव की। लेकिन उन्होंने अपना जीवन धर्म के चरणों में लगा दिया। आप देखती होंगी हमारे जितने भी भगवान शंकराचार्य हैं, जितने भी मतलब समझ लीजिए प्रसिद्ध आचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, उनको आप उनके समक्ष बैठती नहीं देखेंगी, वो उनके चरणों में जाके बैठते हैं। आज देख रहे होंगे कि मतलब समझ लीजिए संसार कह सकता हूं मैं कि सारा संसार उनके चरणों में बैठ रहा है, लेकिन वो किनके चरणों में बैठ रहे हैं? वो धर्म के चरणों में जाके बैठ रहे हैं। तो यहां से मैं कहना चाहता हूं कि जब सिद्धि धर्म के चरणों में जाके बैठती है तो वो प्रसिद्धि का रूप ले लेती है। अभी जैसे काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो यही है, ये भी धर्म कार्य है। हमारे यहाँ मतलब जैसे कहा गया है कि धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। धर्म, मैं अपने सभी पॉडकास्ट में ज्यादातर ये बात बता देता हूँ कि धर्म की व्याख्या क्या है। कहा गया है धृति क्षमा दमोस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है धर्म के। त्याग है, दया है, साधु के सत्कार भी धर्म है जी, बिल्कुल। तो ये जब वो कर रहे हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है, और आने वाले समय में ना जाने कितनी प्रसिद्धि हो प्राप्त हो उनको, और ना जाने विश्व का कितना कल्याण उनके हाथों से होना लिखा हुआ हो, तभी उनको ये सिद्धि मिली। एक नाम और आ रहा है मेरे जहन में जी, कैलाशानंद महाराज जी का जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको तो जो भी मिला है वो साधना से मिला है जी, बिल्कुल। वो एक समझ लीजिए सच्चे साधक हैं, हाँ जी, एक तपस्वी हैं जी। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उनपे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ काली की कृपा है जी, बिल्कुल। वो माता के भी बहुत माता के विशेष भक्त हैं, और नवरात्रा में आपको देखने को मिलेगा ये चीजें। तो मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि उनसे जो जुड़ेगा वो सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त कर ले जाएगा। अभी आपने कुंभ के दौरान देखा होगा एक साध्वी वायरल हुई थी जी। वो कौन है? वो स्वामी कैलाशानंद जी के ही संपर्क में थी, उन्हीं की आराधना कर रही थी, उनको प्रसिद्धि मिली। ओके। अब जैसे देखा आपने देखा कि हर्षा रिचारिया नाम की एक युवती थी जी, तो वो भी देखिए कितना प्रसिद्ध हो गई। हाँ। वो सिद्धि के अधीन रही, वो मतलब समझ लीजिए उस संत के अधीन रही, उस संत की सेवा में रही जो साधना से उन्होंने शक्ति प्राप्त की है। बिल्कुल, बहुत बड़े साधक हैं, और वास्तव में हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि ऐसे समझ लीजिए संत हमारे पास हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया आपको? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जिस भी व्यक्ति जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो जानता होगा। हाँ। जब आप 8th हाउस से कनेक्टिविटी बनाते हैं, ओके, 8th हाउस यानी गुण विद्या रहस्य का भाव जी, तो उस भाव से जब भी आपकी कनेक्टिविटी बनती है तो आप डीप नॉलेज का भाव भी कहा गया है। तो आप एस्ट्रोलॉजी, कोई रिसर्च या इन चीजों से, या डॉक्टर भी जितने होते हैं वो सब मतलब समझ लीजिए 8th हाउस से कनेक्टिविटी बनाते हैं जी। तो जब मेरी उसकी महादशा स्टार्ट हुई, हाँ। तो मेरे जीवन में एक ऐसा दौर सभी के जीवन में आया होगा, कोविड टाइम पीरियड जी। तो वो समझ लीजिए एक साधना का समय था मेरे लिए। तो जब मैंने दिन पर दिन मतलब अपने जीवन में इस प्रकार से प्रयोग किए तो मेरा एक लगाव हो गया उनसे जी, एस्ट्रोलॉजी से मेरा एक लगाव हो गया। और मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का चयन या चुनाव आप नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप कोई मतलब समझ लीजिए इसको लेके बैठ गए। एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर वही है जो समझ लीजिए जब कोई एक कंसल्टेशन देता है या कोई रेमेडी बताता है, उससे लोगों को लाभ हो जी, उसको सही नॉलेज हो ग्रहों की, नक्षत्रों की, उसको सही ज्ञान हो आध्यात्म की। और जब तक कि आप साधना नहीं करते हैं तब तक कि आपका बताया हुआ कोई भी उपचार लाभकारी नहीं होता है। तो ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और ये साधना की शक्ति है, देवताओं की कृपा है, माता पिता और हमारे जो सगे संबंधी हैं उनकी ये कृपा कह लीजिए, या उनकी एक मनोकामना थी कि कुछ ऐसा हो, उसकी पूर्ति है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हम आपके लिए बहुत वी विश यू लक कि आप इसमें बहुत ग्रो करें। सेकेंडली मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपने अपनी कुंडली के आधार पर अपना करियर चूज करा है?
ये मतलब कह सकती हैं कि कुंडली के आधार पे मैंने अपना चुनाव या चयन नहीं किया है। हाँ। वो कुंडली में ऐसा था कि मैं गूढ़ विद्या का एक स्वामी हूँ और कोई रहस्य विद्या का स्वामी मेरे कुंडली में बनना लिखा था। तो इस तरफ स्वतः मेरी कुंडली मुझे लेके गई। ये यात्रा मेरी द्वारा तय की हुई नहीं है। मतलब इस यात्रा में मैं स्वतः समझ लीजिए प्रवेश नहीं किया हूँ, लाया गया हूँ। ऐसी अवस्था बनी कि मेरा मन समझ लीजिए इस विद्या से अटैच हुआ और फिर मैंने रिसर्च की। एस्ट्रोलॉजी में ही मैंने रिसर्च की नक्षत्रास पे। और उस रिसर्च पे जब कहते नहीं है कि मैं एक धरातल पे पहुंचा, धरातल से मैंने समझ लीजिए चीजें प्राप्त की, धीरे धीरे समझा ग्रहों की क्या गणनाएं होती हैं, नक्षत्रों का क्या फल होता है। फिर उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, अब हम बता सकते हैं लोगों को। आज मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जी। मेरा अगला सवाल आपसे यही था जी कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो वो कैसे सीखे? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो 60 लोगों से दोस्ती कर ले। अच्छा, 60% से वो फ्रेंडशिप कर ले, वो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। अच्छा, वो 60 लोग कौन है? देखिए, सबसे पहले तो वो 9 ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह। उसके बाद 12 राशि हो गई, 12 भाव हो गए और 27 नक्षत्रास। अच्छा, सबका जब योग करेंगे आप तो 60 रिजल्ट आपको आएगा। उसके बाद व्यक्ति कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों से, इन्हीं राशियों से, इन्हीं भावों से, इन्हीं नक्षत्रों से योग और दोष जीवन में आते हैं, इन्हीं से महादशाएं आती हैं, इन्हीं से समस्त सृष्टि चलायमान है। आप और हम जो जीवन जी रहे हैं, जो भाषा शैली प्रयोग में ला रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी ग्रह के अधीन है। परमात्मा भी जब इस सृष्टि में जन्म लेते हैं तो वो ग्रहों के आधार पे ही चलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे भगवान श्री राम की कुंडली का एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की कुंडली के 7वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में था, प्लस उनका जो नक्षत्र था वो पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जब भी कोई वचन देते हैं तो उनको बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने वचन दिया, संपूर्ण जीवन कठिन तपस्या उन्होंने की। पुनर्वसु नक्षत्र वाले किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा छले जाते हैं या उसके द्वारा उनका जीवन खराब होता है। जैसे भीष्म पितामह को देखिए, शिखंडनी ने उनका वध किया, नहीं तो उनको स्वयं में वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का। वैसे प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ, मंथरा नाम की कुबड़ी के द्वारा ही उनके मतलब कहते नहीं कि षड्यंत्र रचा गया और उनको वनवास जाना पड़ा। बिल्कुल। और उन्होंने वचन किसको दिया था? अपने पिता को। उसका पालन करना पड़ा। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति पिता से प्रेम भी बहुत करते हैं। जैसे भीष्म पितामह, देखिए पिता की ही आज्ञा की उन्होंने किया। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा की पालन किया। ये है ग्रहों की लीला। भगवान भी उनका जब इस सृष्टि में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपकी जो बनाई हुई नियम है, अधीन नहीं है, बनाए हुए नियम में चलते हैं। जैसे आज हमारे ऑफिस में आके बैठे हैं तो जो आप एक हमारा जो अच्छा भावना होगा, मतलब जो एक सही नागरिकता होगी जी, वो यही होगा। बिल्कुल। कि हम आपकी यूनिटी में, आपकी मतलब चीजों में बात को माने। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। एक मैं रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहती हूँ। आजकल सब लोग रुद्राक्ष बहुत धारण करते हैं, आपने भी बहुत खूबसूरत रुद्राक्ष पहना हुआ है। तो रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या हैं? देखिए, वास्तविकता में रुद्राक्ष है क्या, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ये भगवान शिव की परमानंद अवस्था में निकले हुए आंसू हैं। जब भगवान शिव मतलब शिव ने अपनी तपस्या के पश्चात जब सृष्टि की एक ऐसी अवस्था देखी, क्योंकि सृष्टि तो महामाया की है जी। भगवान जो शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ये मतलब समझिए उनको ये दायित्व सौंपा गया है जी। अब वो सर्वाधिक समय के लिए तपस्या करने वाले देव है, महादेव है जी। तो उन्होंने जब एक सृष्टि की सौंदर्य देखा, महामाया का सौंदर्य देखा, तो उनके जो परमानंद अवस्था के जो आंसू निकले, वही ये रुद्राक्ष है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध भी है और सर्वाधिक मतलब समझ लीजिए श्रृंगार के एक बड़ा रत्न भी है ये जी। मेरा मानना यही है कि इनसे बड़ा कोई रत्न नहीं है जी। इसके नियम यही है कि अशुद्ध अवस्था में इसको मतलब ना पहना जाए। आप सोते समय इसको ना पहने। आप जो भी लोग इसको धारण करते हैं वो मतलब रात्रि के समय इसको निकाल के मंदिर में रख दें। और किसी प्रकार की ऐसी अवस्था जैसे शमशान है, कुछ लोग जाते हैं जी। तो वहां पे ना जाए। ये सारी चीजें समझ लीजिए इसके नियम है।
ओके। और नियमित ये कोशिश करें कि भगवान शिव को स्पर्श करा के आप इसको धारण करें। ये समझ लीजिए एक बिलीव पावर आपकी बढ़ाएगा कि भगवान शिव स्वयं आपके साथ है जी। और शिव का साथ होने का मतलब यही है कि शिव किसी में समझ लीजिए बुराई नहीं देखते हैं। शिव जो है सबको अमृत बांट देते हैं। हाँ। और स्वयं हलाहल विष का पान कर लेते हैं। बिल्कुल। जब आप शिव से कनेक्ट होंगी, जब आप शिव की पूजा करेंगी तो आप में भी वही नेचर आ जाएगा। बिल्कुल। और आपके शो के माध्यम से मैं सारी ऑडियंस से ये कनेक्टिविटी बनाना चाहता हूँ, ये कहना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। जो लोग शिव की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा वो परिवार में सभी का दायित्व उठाते हैं और सबसे ज्यादा दोषारोपण भी वही झेलते हैं। बिल्कुल। जितने लोग शिव से कनेक्ट हैं, ये आप ध्यान करके देख लीजिए, उनको मतलब कहीं ना कहीं विष ही मिलेगा। हाँ, और वो अमृत बांट देंगे। बिल्कुल। ये स्थिति है भगवान शिव के प्रति अपनी आराधना और अपनी उनसे प्रति उनकी साधना करने से ये प्राप्त होता है जी। आपको कभी भगवान की अनुभूति हुई है? देखिए, कब हमको भगवान की अनुभूति नहीं होती है? जब हम अपनी माँ से दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो भी भगवान है जी। हम अपने पिता का जब आज्ञा का पालन करते हैं, हाँ। तो भी वो भी भगवान है जी। जब हम प्रकृति को देखते हैं, जो हमसे कोई भी समझ लीजिए स्वार्थ नहीं रखती है, हमको अन्न, जल और हमारी जो वायु जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, हाँ। वो हमको बिना किसी पक्षपात के देती है, तब भी वो भगवान ही है। बिल्कुल। जब कोई बिना स्वार्थ के कोई आपको समझ लीजिए पदार्थ या आशीर्वाद दे रहा हो, वो ईश्वर ही है। वो परमात्मा ही है। वो हमारे इस वातावरण में भी हो सकते हैं, हमारे सगे संबंधी के रूप में भी हो सकते हैं, और माँ बाप तो ईश्वर है ही। तो जब भी आपको भगवान के दर्शन करने हो तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल। प्रतिदिन हम सूर्य भगवान के भी दर्शन करते हैं और पिता का स्वरूप है जी। बिल्कुल भाई, आप कहते नहीं है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में ये बात कही गई है कि चंद्रमा को माता का रूप, हाँ जी। और सूर्य को पिता का रूप बताया गया है। किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली में खराब है तो वो कोई रेमेडी ना करे, वो सिर्फ अपने माता पिता के चरण मतलब समझ लीजिए स्पर्श नियमित करे। वो ऐसा कोई व्यक्ति आप दिखा नहीं सकती हैं जो अपने माता पिता के चरण प्रतिदिन स्पर्श करता हो, उनका आदर सम्मान करता हो और उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो। सिर्फ मात्र एक ये प्रयोग से कोई भी व्यक्ति ये करके देख ले। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी है उसमें कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन सॉल्व हो गया, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बहुत से ऐसे केसेस आते रहते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, और मतलब ये महसूस होता है कि इनको हम कौन सी रेमेडी बताएं, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा सा पूजा पाठ को मतलब कहते नहीं कि वो एक लिमिटेशन आ गया है। हाँ, लेकिन एक बार ये आया कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उससे विपरीत एक मुस्लिम समझ लीजिए हमारे भक्त कह लीजिए या हमारे मतलब क्लाइंट हैं जी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। हाँ। उनके बच्चे को भी प्रॉब्लम थी और साथ साथ उनको मतलब अपनी हेल्थ इश्यू भी चल रहे थे, फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने उनको अपनी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो उपाय बताए, हाँ। तो वो समझ लीजिए वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाए जी। उनका ये था कि मैं तो मतलब मुस्लिम संस्कृति से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे पूजा कर लूंगा, कैसे ग्रहों को मतलब जाप कर लूंगा, मंत्र पढ़ लूंगा। फिर मैंने समझ लीजिए रंग पद्धति के माध्यम से जो मतलब जैसे रत्न आदमी व्यक्ति पहनता है जी, तो उससे रंग का ही तो जुड़ाव होता है जी। तो मैंने उनके जो है कमरे का कलर जैसे चेंज करवा दिया। उसके साथ साथ राहु का उनके ऊपर प्रकोप चल रहा था, राहु से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने ये जो कबूतर होते हैं वो उनके हाथ से मतलब उड़वा दिए, कहा कि इसको उड़ा दीजिए आप। चींटियों को दाना डलवाया उनसे, और कुछ पेड़ मतलब उनके घर में मैंने रखवाए। आप यकीन मानिए कि उनका बच्चा जो था वो बोल नहीं पाता था, उसे ऑटिज्म की जो शिकायत थी। मतलब आप जानती हैं आजकल बच्चों में ये चीजें चली हैं। इस रेमेडी से वो समझ लीजिए उनके बच्चे के जीवन में भी परिवर्तन आया, काफी हद तक सुधार हुआ। वो बातचीत करने लगा, धीरे धीरे वो अपने काम खुद करने लगा। उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि उनकी भी जो गंभीर बीमारी चल रही थी वो उससे निकल के बाहर आए। ओके। सिर्फ मतलब इससे कि हमने मतलब प्रकृति की चिकित्सा का प्रयोग किया, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग जान लें कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सनातन संस्कृति के ऊपर ही कार्य करती है, सनातन संस्कृति के लोग ही इससे लाभ ले सकते हैं।
जो ग्रह नक्षत्र है वो संपूर्ण सृष्टि के लोगों पे नियंत्रण करे हुए हैं और उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया से ज्यादा क्लाइंट मेरे फॉरेन में है जी, और उनकी बिलीविंग पावर जो है वो शायद मतलब यहाँ के लोगों से ज्यादा है। बिल्कुल। वो उन चीजों से कनेक्ट होते हैं। ऐसी मेरी एक कनाडा की क्लाइंट है। हाँ। तो उनके हस्बैंड और उनमें बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी जी। ये स्थिति आ गई थी कि वो लोग डाइवोर्स मतलब देने वाले थे एक दूसरे को। और मात्र समझ लीजिए इत्र के प्रयोग से उनके जीवन में परिवर्तन आया। उनका जो हस्बैंड था उसकी राहु की महादशा चल रही थी। अच्छा। और मैंने उनको सलाह दी क्योंकि राहु जो है एक सर्प की भांति है और सर्प कहाँ पे शांत रहते हैं? चंदन के वृक्ष पे। मैंने उन्हें चंदन का इत्र नियमित प्रयोग करने को कहा, प्लस उन्हें बेडरूम में लाल गुलाब नियमित रखने को कहा। आपको मैं बता रहा हूं कि एक 1.25 महीने के पश्चात उनका सामने से कॉल आया कि नहीं, अब हमारे हस्बैंड से हमारी बिल्कुल अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, हम वो सब बातों को भूल चुके हैं, हम आगे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वो हम चाहे ये मान के चलिए रंग चिकित्सा के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, हम औषधि के माध्यम से, हम किसी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। हम ग्रह नक्षत्रों के प्रति समझ लीजिए समर्पित होके अपने जो कर्म है उन पे सुधार करके हम समझ लीजिए अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। अब जैसे कोई दुर्व्यसन कर रहा है व्यक्ति, कोई मांसाहार कर रहा है और शनि की महादशा चल रही है तो उसको प्रॉब्लम होगी। शनि इससे बहुत मतलब ज्यादा समझ लीजिए हेट करते हैं, बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों की 7.5 वगैरह चल रही हो, जो भी व्यक्ति शनि प्रधान है, शनि भाग्य का स्वामी है, आप ये जान लीजिए वो इन चीजों से दूर रहे, दुर्व्यसन से दूर रहे। वो मतलब अभयाभक्ष भोजन जैसे तामसी भोजन है, इससे दूर रहे तो आप निश्चित जान लीजिए कि उनको लाभ होगा जी। शनि देव उनकी सहायता करेंगे। ये है ग्रहों का समझ लीजिए दृष्टिकोण, और हम ऐसे जान सकते हैं उनको। जब आप कोई रेमेडी करते हैं, फॉलो करते हैं उसको, तो आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए आपको लाभ होने लगता है और आपकी बिलीविंग पावर उसमें बढ़ जाती है। जैसे आपने अभी रिलेशनशिप की बात करी है कि डिवोर्स केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, है ना? तो रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप को जब भी आपको स्ट्रांग करनी है तो 2 बातों का ध्यान दें जी। एक तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है और दूसरा अट्रैक्शन। अगर आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन है तो आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, और ट्रस्ट है तो आप उसकी बातों पे भी विश्वास कर लेंगे जी। ट्रस्ट का अगर हम देखें तो उसका जो ग्रह है वो मून है। जब आप में मून आपका खराब होता है तो आप शक्की मिजाज के हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग डोर लॉक करते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं, दोबारा चेक करने जाते हैं। हाँ। उनका मून खराब है जी। उनको अपना मून स्ट्रांग करना है। मून 2 तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। एक तो जब आप जल पीजिए, चांदी के गिलास में पीजिए और उसमें ओम चंद चंद्राय नमः, ओम चंद चंद्राय नमः ऐसे करके जब आप उस जल का पान करेंगे तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपका मून जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ आप दूध पी सकते हैं। भगवान शिव पे दूध अर्पित कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं दूध से। इस सब तरीके से आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगर अट्रैक्शन बढ़ाना है, बहुत से लोग हैं जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं या इस टाइप की भी चीजें होती हैं, उनके लिए ये है कि वो अपने वीनस को इस प्रकार से स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे मैंने इत्र वाली रेमेडी बताई थी आपको, परफ्यूम यूज करना। उसके साथ साथ स्त्री की सेवा, स्त्री के प्रति समर्पण या उसका सम्मान बहुत जरूरी है। किसी को भी अगर धन की प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, रिलेशन ठीक करने हैं, तो शुक्र जो है वो स्त्री का रूप है। तो इसलिए उसको जरूर आप ध्यान में रखें। आप अपनी माता, अपनी पत्नी या अपनी प्रेयसी, अपनी पुत्री, अपनी बहन, उसका सम्मान करें। और उसके साथ साथ सिनेमन, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही पॉडकास्ट के, सिनेमन को अपने साथ रखना शुरू कर दें। और डेली परफ्यूम रखें और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पे बहुत थोड़ा थोड़ा परफ्यूम यूज करें। आप देखिए उनका वीनस 100% स्ट्रांग हो जाएगा। आई एम श्योर इसके बाद परफ्यूम्स की बहुत सेल्स होने लगेंगी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि काफी लोग ना कोर्ट केस से बहुत परेशान है। किसी को कोर्ट केस से निजात पाना है
और कोर्ट केस को अपने फेवर में करना है जी। तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखिए, एक मैं स्रोत बताना चाहूंगा कि स्रोत है गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्रोत है। ओके। जब भी कोई व्यक्ति, मतलब ये समझ लीजिए बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने अपनाई है और उनको लाभ मिला है जी। या तो वो नियमित तौर पे मंगलवार को बजरंगबली को जाके लाल पुष्प अर्पित करें। ओके। और उनकी जो बाई भुजा होती है उससे सिंदूर लेके अपने माथे पे तिलक करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। क्योंकि बाई भुजा से ही उन्होंने पाताल लोक में जाके जो मतलब समझ लीजिए पंचमुखी रूप लिया था और उन्होंने सारे असुरों का वध किया था अपने बाएं हाथ से। तो ये असुर ही तो हैं जो आपकी एकदम से जो समस्याएं आती हैं, तो इसीलिए कहा भी गया है संकट मोचन है वो जी। तो एक तो ये रेमेडी है। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ नियमित करें 41 डेज। आप जाएंगे जब भी जिस तारीख को जाएंगे, अभी हाल ही में मेरे एक क्लाइंट सूरत में रहते हैं, उनके ऊपर उनकी वाइफ के द्वारा 3 कोर्ट केस किए गए थे। अच्छा। और उनको मैंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने को बोला था। आप ये मान के चलिए कि एक कोर्ट केस उनका जो है सॉल्व हो गया, उसमें वो बरी हो गए। ओके। तो ये चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग भी जो अपराध कर रहे हैं और वो ये चाहे कि मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूं, बजरंगबली का जो है पूजा करूं और अपराध करने के बाद उनको लाभ हो जाए। जो निर्दोष हैं, जो समय के कारण या चीजों के कारण सता दिए गए हैं, वो ये करें, लाभ निश्चित तौर पे होगा जी। ऐसे ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है ना, तो संतान उत्पत्ति के लिए कोई रेमेडी आप बताएं। देखिए, संतान उत्पत्ति में जैसे मैंने कहा शुक्र जी। शुक्र ही मतलब समझ लीजिए जनन मतलब करने में सक्षम है जी। वो चाहे स्त्री की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में। लेकिन उसके साथ साथ हम बृहस्पति को भी जब लेके चलते हैं, शुक्र और बृहस्पति का जो मिलन होता है वो समझ लीजिए ये बाधा हमारे जीवन में दूर करता है। सबसे बड़ा शुक्र का जो केंद्र बिंदु है वो या तो माता लक्ष्मी या भगवान श्री कृष्ण। आप भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो अपने बेडरूम में जाके लगा लीजिए, जहां पे आपका शयन कक्ष है, और नियमित तौर पे आप उनको अपने बालक के रूप में देखिए कि वो हमारे घर में जन्म लेने आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और प्रातः काल जैसी आपकी आंखें खुले, आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम श्री कृष्णाय शरणम मम या कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम या कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मन से 11 बार 21 बार पढ़िए और अपनी मनोकामना नियमित, आपकी आंखें खुली तो आपको ये पता हो जाएगा 5-7 दिन के बाद, ये अभ्यास आपका हो जाएगा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल रूप में है। वो आप अपने वाल पे लगा सकते हैं, अपने डोर पे, मतलब जैसे समझे। और फिर उसके बाद समझ लीजिए आपको उठना है, निश्चित तौर पे शीघ्र अतिशीघ्र उनको नई खुशियां मिलेंगी। ओके, बहुत अच्छा। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी सवालों का जवाब बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है। अच्छा। मतलब ऐसे कई सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने ये मतलब प्रयोग में लाए हैं, ये किया है। क्योंकि देखिए, सारा ब्रह्मांड, सारे तत्व हमारे शरीर में है। हाँ जी। ये पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा भी गया है कि इसी पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड है जी। तो जो मतलब समझ लीजिए ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे शरीर के ही तो केमिकल का एक भाग है। बिल्कुल। वो चीजें जब हमारे शरीर में रिलीज होंगी, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, और जब कृपा बनेगी तो आप जानती हैं कृपा से क्या नहीं होता है। बिल्कुल भाई, ईश्वर की जब आप शक्ति का आभास करेंगे तो एक ना दिखाई पड़ने वाला जीव एक दूसरे समझ लीजिए जीव से, एक शुक्राणु अंडाणु से मिलके एक जीवन का रूप ले लेता है। ये परमात्मा की ही तो बनाई हुई सृष्टि है, उसी की तो रचना का ये भाग है। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ जो भी उपाय आपको करना है, जो भी रेमेडी आपको करनी है, पूर्ण विश्वास के साथ करनी है जी। और विश्वास आपके लिए विष के समान है और विश्वास आपके लिए अमृत के समान है। और मैं इसी के साथ मतलब एक कोटेशन भी देना चाहता हूं, जो भी लोग, जितने भी लोग चिंता करते हैं वो चिंता करना बंद कर दें, क्योंकि चिंता महापाप है जी। जब आप चिंता कर रहे हैं तो परमात्मा द्वारा मतलब समझ लीजिए बनाए हुए नियमों पे शक कर रहे हैं। परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ पहले से बना के रखा है। आप पुण्य कीजिए, आप कर्म कीजिए, क्योंकि ये सृष्टि कर्म कर रही है जी।
सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, आपका शरीर कर्म कर रहा है, एक श्वास छोड़ते हैं, दूसरी श्वास आप लेते हैं। ये चीजें जब चल रही हैं, हवा का प्रवाह निरंतर चल रहा है। हाँ। तो इसलिए आप 2 नियम अपने जीवन में बनाइए, एक चिंता का त्याग कीजिए और कर्म को धारण कीजिए। उसके बाद देखिए कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है। जी। ठीक है, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपका ओपिनियन क्या है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी एप्स के बारे में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एप्स ने घर तक एस्ट्रोलॉजी पहुंचाई जरूर है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, हम उनके आशीर्वाद के प्रभाव से भी बहुत लाभ ले सकते हैं। तो आप जब कोई एकदम से जरूरत पड़ जाती है तो आप ऐप के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों को देख ले, लेकिन ज्योतिषाचार्यों से समक्ष जाके जो आप लाभ ले सकते हैं वो ऐप से नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। कौन सा ज़ोडिएक साइन लीडरशिप के लिए सबसे बेहतर है? वृश्चिक। ओके। जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं, ज्यादातर आप देखेंगे वो पॉलिटिशियन है। क्या एस्ट्रोलॉजी ज्यादा प्रेडिक्शन है या गाइडेंस? वो समझ लीजिए गाइडेंस है, वो पूरे जीवन को का निर्माण भी करती है और उससे जब एक गाइडेंस लेके आप अपने जीवन में रूपांतरण लेके आ सकते हैं। आप अपने कर्म और भाग्य को समझ लीजिए अपने वश में कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी या साइंस, किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं आप? साइंस हमारे वेदों का अंग है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे वेदों का मुख्य अंग है जी। साइंस हमारे ही मतलब मनुष्य के द्वारा ही बनाई हुई है और हमारा जो वेद है वो ब्रह्म ने बनाया है जी। तो इसलिए साइंस तो हमारा सिर्फ एक अंग हुआ जी। ओके। आपके हिसाब से कौन सा ग्रह इंसानी जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव करता है? शुक्र। ओके, वो कैसे? शुक्र के द्वारा ही व्यक्ति के भीतर आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। शुक्र ही प्रकृति को पूर्ण करता है। हाँ। शुक्र ही समझ लीजिए व्यक्ति के जीवन में नव जीवन उत्पन्न करता है जी। जैसे फर्टिलिटी की जो आपने प्रॉब्लम बताई, तो जब शुक्र वीक होता है तभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है जी जी जी। तो ये चीजें हैं। ठीक। क्या आप कर्मा के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कर्मा बेस ही है। क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है 3 प्रकार के कर्मों पे ही आधारित है। वो हमारे संचित कर्म हो गए, हमारा प्रारब्ध हो गया और क्रियामान हो गया। क्रियामान अर्थात हमारे वर्तमान सत्कर्म। कौन सा नक्षत्र सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है डील करने के लिए? डील करने के लिए शतभिषा। राहु का नक्षत्र है। एक बार जहां पे अड़ के बैठ जाता है तो फिर वो व्यक्ति हिलता नहीं है। तो शतभिषा नक्षत्र वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एक बार जब कोई दृढ़ निश्चय संकल्प ले लेते हैं तो वो उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। लेकिन मेरा नहीं है, ये ना सोचे कि मेरा इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ जी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ चेंज करना हो तो वो क्या होगा? देखिए, ये हमारी ब्रह्म विद्या है। मैं इसके हिसाब से चलना चाहता हूँ। मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता हूँ। बस ये मैं चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसको एक विषय बना के हर व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। हाँ। ये जो विद्या है ये हमारे जीवन को रूपांतरित करती है, हमारे अंदर संस्कार लाती है, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण एस्ट्रोलॉजी करती है। क्योंकि जब ये बताया जाएगा कि आपको जो आने वाले समय में जब आप चिंता करेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी माता की सेवा करेंगे तो चंद्रमा कभी खराब नहीं होगा। आप अपने पिता की सेवा करेंगे तो यश, कीर्ति, मान सम्मान, सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। आप अपनी बहन की समझ लीजिए सेवा करेंगे या बहन का सम्मान करेंगे तो वाणी पे अच्छा प्रभाव होगा, आपको एक अच्छा वक्ता बनेंगे, आपके कैलकुलेशन बहुत अच्छी होंगी, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें हैं। राहु के लिए बाबा को बताया गया है। तो ये जब हमारे पाठ्यक्रम में ही ये शामिल कर दिया जाएगा कि राहु जब हमको स्ट्रांग करना है, बाबा की सेवा करनी है, केतु स्ट्रांग करना है, नाना की सेवा करनी है, तो एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन के निकलेगा जी। प्रकृति के प्रति हमको अच्छी भावना रखनी है, बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सांस्कारिक भी हो जाएंगे, हम सनातनी भी हो जाएंगे, हम धार्मिक भी हो जाएंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को पाठ्यक्रम में यूज करने बहुत जरूरी है जी। बहुत बढ़िया। वैदिक शास्त्र या फिर लाल किताब? वैदिक शास्त्र, लाल किताब इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ समय, या कह सकते हैं कालचक्र, काल पुरुष की कुंडली जी। इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ काल पुरुष कुंडली।
एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? साढ़े साती, मांगलिक दोष एंड ग्रहण और काल सर्प दोष, ये चारों पॉइंट के आधार पे एस्ट्रोलॉजिस्ट को लोगों के मतलब समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में हीन भावना लोगों में आ गई है। लोग इससे दूर होना चाहते हैं और इसके द्वारा इस मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा लोगों को पीड़ित और परेशान किया जा रहा है, उनसे धन लूटा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। काल सर्प दोष योग है, मांगलिक दोष साहस और उत्साह को परिलक्षित करता है, इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी और मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को समझा, ज्योतिष को जाना, तो आपकी कंपैटिबिलिटी तो स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि आप वहां से जान जाएंगे कि आपको वीनस कैसे स्ट्रांग करना है। आप जब अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, तो मतलब निश्चित तौर पे आप में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एस्ट्रोलॉजी हमारी यही सिखाती है, सम्मान करना। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जब आप एक व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो वो क्यों आपके विरोध में जाएगा, वो आपके अंदर अच्छी भावना जगाएगा और अच्छे रिश्ते बन के निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? काल सर्प दोष, काल सर्प दोष एंड साढ़े साती प्रॉब्लम देती है जी। ये मुझे मतलब नहीं लगता है कि ये चीजें होती हैं जी। और प्लस ये भी है कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ कहते नहीं है कि मतलब एकदम से जरूरत लगी तभी लोग पूछते हैं जी। मतलब ये हमको अपनी कुंडली हमेशा दिखानी चाहिए। एक हर व्यक्ति को जीवन में एक बार कुंडली दिखानी ही दिखानी चाहिए। वो अपने अच्छे गुड टाइम बैड टाइम की नॉलेज लेता है, अपनी वीकनेस, अपनी पॉजिटिविटी की, स्ट्रांग पॉइंट की नॉलेज ले लेगा। इस वजह से, इस प्रकार से वो अपने जीवन को सरल, सहज और अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। अब जैसे मानिए पता चला कि कोई ऐसी महादशा आपकी आने वाली है जो जीवन संघर्षपूर्ण जाएगा, तो उस समय आप नई नई नॉलेज लीजिए, नए नए रिलेशन बनाइए, आप अच्छे मतलब समझ लीजिए कर्मास में इन्वॉल्व होइए, और फिर जब आपकी महादशा अच्छी आई है तो उन्हीं का यूटिलाइजेशन कीजिए जी। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने को पता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है जी। तो आपने क्या है, मौन रहना स्टार्ट कर दिया, नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप जब अपनी वीकनेस जान जाते हैं तो वही आपकी पॉजिटिविटी है। हर व्यक्ति को अपने अवगुणों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। शक्ति के बारे में भले ना पता हो, अवगुणों के बारे में पता होगा तो शक्ति अपने आप निखर के आ जाएगी जी। आपसे बातचीत में बहुत कुछ जानने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। आई होप हम एक पॉडकास्ट और करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मेरे माइंड में अभी भी चल रहे हैं तो उनके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 ग्रहों की सेवा कीजिए या उनको मतलब समझ कहते नहीं अपने जीवन में धारण कीजिए जी। उज्जवल भविष्य की आपके मैं कामना करता हूँ। सोच मैटर्स एंड पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो समझ लीजिए जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिनको ये लगता है कि ये हमारी जो महाविद्या पराविद्या है इस पर आपने आज एक शो किया है, तो सभी से मेरा निवेदन है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और पूनम जी का धन्यवाद दें, सोच मैटर्स एंड उसकी टीम का धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।